नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ मनीष तदीज। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे, पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम आपका 18 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम है दोस्तों। उसकी हमारी प्रीवियस ईयर पेपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा नया पेपर है, MP लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है दोस्तों, जिसमें जो लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आते हैं, उनके सिमिलर भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो दोस्तों। तो हम समय स्पॉइल ना करने के बजाय दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए तो एक बार ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो को सभी टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना दोस्तों, हॉनेस्टली के साथ शेयर कर देना। और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। उससे पहले दोस्तों हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्या है पूछ लिया जाए तो आप इसका राइट आंसर दे पाएँ। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर फॉलोड बाई पेज नंबर, कि निम्नलिखित में से किसके बाद कभी भी पृष्ठ संख्या नहीं आती। ऑप्शन ए बिबिलियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, ऑप्शन बी IBID, ऑप्शन सी OP.CIT या ऑप्शन डी लॉगशीट। तो दोस्तों ये सभी क्या है, सिटेशन स्टाइल्स हैं। जब सिटेशन इंडेक्स में या सिटेशन में पढ़ेंगे हम, रिसर्च टूल के अंदर ये आता है टॉपिक है जिसके अंदर ये IBID, OP.CIT ये हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो रिपीट क्वेश्चन में क्या आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर फॉलोड बाय पेज नंबर, की पेज नंबर के बाद में किसके बाद कभी पेज पृष्ठ संख्या नहीं आती। तो बाय डिफ़ॉल्ट याद रख लेना आप, क्या होगा राइट आंसर, लॉगशीट होगा। क्या होगा? लॉगशीट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही याद रख लोगे आप। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसके बाद कभी भी पृष्ठ संख्या नहीं होती तो लॉगशीट आप राइट आंसर कर दोगे दोस्तों। अब इसको समझाने बैठूंगा पूरा डीपली तो आपका एक ही क्वेश्चन हो पाएगा और क्वेश्चन बच जाएंगे। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इसका आंसर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, कि कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन किस संघ की टैगलाइन है दोस्तों। यूनिट नंबर आपकी ए का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड है, जिसमें बताना है कि कौन सा एसोसिएशन है जिसकी टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन ए SLA, ऑप्शन 2 इफ्ला, ऑप्शन सी आइजलिक और ऑप्शन डी ALA। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला, आइजलिक या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो बताइए दोस्तों कौन सा एसोसिएशन है जिसकी टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन है। बार बार हम बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि एक तो ये बताना है कि ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, एक तो ये बताना है कि ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये दोनों आंसर आप कमेंट में लिखेंगे कि क्वेश्चन दो में SLA का हेडक्वार्टर और SLA कब बना। क्लियर दोस्तों? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में आपको 1 से 2 का पता होता है तो पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए आइजलिक, ये आइजलिक है दोस्तों, पूरा आइजलिक। तो आइजलिक आपको पता है दोस्तों, आइजलिक स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है, जो कब बना था, संगठन 1955। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। अब आता है आइटलिस, आइटलिस दोस्तों टीचरों का एसोसिएशन लाइब्रेरी साइंस के, कब बना, 1979, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, एग्रीज। एग्रीज कब बना था, एग्रीज दोस्तों जो एग्रीकल्चर के लिए है, बताइए क्या कब बना था, याद रखना 1975। इसका क्या हो जाएगा 2। और एसलिब कब है, 1922। तो ये इनके मैच किए हैं दोस्तों, मिलाइए क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए ध्यान से कि ए का तो है दोस्तों आपके 3, तो ए का 3 देखिए किन किन में है। ए का 3 दोस्तों, ए का 3, ए का 3 एक तो सी में है और एक ए में है। आगे देखिए बी का 1, बी का 1 देखिए ए और सी में से किस में है, ए में बी का 1 है नहीं,
लेकिन किस में है, सी में है। तो दोस्तों यही राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया इन 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन, कि भारत में जब 1856 में लागू हुआ बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था। ऑप्शन ए ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, ऑप्शन बी द पेटेंट बिल 1813 और ऑप्शन सी अमेरिकन पेटेंट लॉ 1810 और द डिजाइन एक्ट 1911। तो बताइए दोस्तों, द एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया इन 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन, कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम है वो किन पे आधारित थे, जो 1856 में लागू हुए। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पे आधारित थे, बेस्ट थे दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्रिटिश पेटेंट लॉ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड विद द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड रीडर। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किस लाइब्रेरी साइंस के लॉ का ऑब्लिगेशंस है ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड रीडर, की पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए पहला सूत्र फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ, ऑप्शन सी सेकंड लॉ और ऑप्शन डी थर्ड लॉ। तो बताइए दोस्तों, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड विद द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड रीडर। ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ, ऑप्शन सी सेकंड लॉ और ऑप्शन डी थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना, जो पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र जो शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठकों के कर्तव्यों से संबंधित है, वो सूत्र कौन सा है दोस्तों, आपका तीसरा सूत्र है। कौन सा सूत्र, तीसरा सूत्र, एक सेकंड लॉ दोस्तों, कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा और सेकंड लॉ इसका राइट आंसर होगा, सेकंड लॉ। क्लियर, दूसरा नियम दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कि अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर द पब्लिकेशन, कि दोस्तों कि ये जो बुक्स दी गई है इनके पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड यानी CCC जो कि लाइब्रेरी कैटालॉग की स्कीम है, कब थी दोस्तों, सबसे पहले 1934। कब, 1934। अब आपको पता होगा प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रंगनाथन जी की है सभी बुक्स दोस्तों 1937। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दोस्तों आपको पता है 1931 और कॉलन क्लासिफिकेशन यानी 1933। तो अब देखिए सबसे पहले 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी 3 पहले, उसके बाद कॉलन क्लासिफिकेशन का 3 4, फिर क्लासिफाइड कैटलॉग का 1 और फिर 2। 3 4 1 2, देखिए 3 4 1 2 किस में मिलते हैं दोस्तों, 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपको मिलते हैं ऑप्शन नंबर डी, और डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर, अगर आपको 1 से 2 का भी पता है तो दोस्तों आप उसका आंसर दे पाएंगे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, इन द सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग प्रिफर्ड हेडिंग्स आर इंडेक्टेड बाय, कि सीयर्स लिस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट हेडिंग है में पसंदीदा यानी जो पसंद है शीर्षकों को किसके द्वारा इंगित किया जाता है, किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ऑप्शन ए मेकिंग देम एज प्रिफर्ड हेडिंग्स, ऑप्शन बी अंडरलाइनिंग देम, ऑप्शन सी इटैलाइजिंग देम यानी इट्स इटैलिसाइजिंग करके दोस्तों, इटैलिसाइजिंग करके, या बोल्ड टाइप में मुद्रण करके यानी प्रिंटिंग देम इन बोल्ड टाइप। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है मेकिंग देम एज प्रिफर्ड हेडिंग्स, ऑप्शन बी अंडरलाइनिंग देम, ऑप्शन सी इटैलिसाइजिंग करके और ऑप्शन डी बोल्ड टाइप में मुद्रण करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा इंगित करेंगे दोस्तों, बोल्ड टाइप में मुद्रण करके, प्रिंटिंग देम इन बोल्ड टाइप। क्लियर दोस्तों, बोल्ड टाइप दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। TIFF, ये सभी को पता है दोस्तों। एक TIFF क्या है? फाइल फॉर्मेट है। इज फर्स्ट क्रिएटेड बाई, सबसे पहले सर्वप्रथम इसको किसने निर्मित किया था, किसने बनाया था? ऑप्शन ए एल्डस कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी क्यूब माइक्रो सिस्टम्स, या ऑप्शन डी सन माइक्रो सिस्टम्स। तो टिप फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसने निर्मित किया था दोस्तों? तो याद रखना कि सबसे पहले इसको निर्मित किया था एल्डस कॉरपोरेशन ने। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि इंट्राफेसेट फेज रिलेशन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन, कि इंट्राफेसेट जो फेज रिलेशन है दोस्तों, दशा संबंध है, का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आपको पता है दोस्तों, कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम में फेज रिलेशन चैप्टर होता है, जिसमें ये इंट्राफेसेट, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा एरे दोस्तों ये फेज रिलेशन होते हैं। तो इनमें से पूछा है कि इंट्राफेसेट फेज रिलेशन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन, ऑप्शन ए टू आइसोलेट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फेसेट्स, ऑप्शन बी टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फेसेट, ऑप्शन सी टू आइसोलेट्स बिलोंगिंग टू द सेम सब्जेक्ट, और ऑप्शन डी टू आइसोलेट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी पहला तो कहता है विभिन्न पक्ष के दो एकलों का संबंध, दूसरा कहता है एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध, तीसरा कहता है एक ही विषय के दो एकलों का संबंध, और विभिन्न विषयों के दो एकलों का संबंध। तो याद रखना दोस्तों, एरे में तो एक ही मेन क्लास, एक ही पक्ष, एक ही पंक्ति होती है। सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट आ जाएंगे जिनके मध्य फेज रिलेशन होता है, और एक दोस्तों इंट्राफेसेट होता है, यानी एक ही मेन क्लास, एक ही मेन क्लास का एक ही पक्ष आ जाता है, इनके मध्य होता है। तो एक क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा कि एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध, एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कहता है देखिए ध्यान से, इन यूडीसी कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड, कि यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? तो यूडीसी जैसा कि आपको पता है, यूडीसी क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम है, जिसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इस यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में कहा है कि जो कॉमन आइसोलेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि कॉमन आइसोलेट तो कॉलन क्लासिफिकेशन में कहा जाता है, जिन्हें सामान्य एकल कहते हैं, लेकिन उन्हीं को यूडीसी में क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कॉमन सब डिविजन्स, ऑप्शन बी फॉर्म सब डिविजन्स, ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज, ऑप्शन डी स्पेशल सब डिविजन्स। तो दोस्तों काफ़ी 4 से 5 हम क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि ये 4 से 5 लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए, इन यूडीसी कॉमन आइसोलेट आर कॉल्ड, ऑप्शन ए कॉमन सब डिविजन्स, ऑप्शन बी फॉर्म सब डिविजन, ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज, या ऑप्शन डी स्पेशल सब डिविजन्स। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? कॉमन ऑक्सिलरीज। क्या होगा? कॉमन ऑक्सिलरीज। ऑप्शन नंबर सी, कॉमन ऑक्सिलरीज को ही यूडीसी में कॉमन आइसोलेट कहा जाता है दोस्तों। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, देखिए सामने है आपके, कल के क्लास में भी हमने पढ़ा था, और ये आज की क्लास में भी आ गया, और इसके पहले भी क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन किए हैं उनमें भी पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाई, कि यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है? तो दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी AIU, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और ऑप्शन सी पब्लिकेशन डिवीजन GOI, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा दोस्तों इसका मतलब GOI का, और डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति मंत्रालय। तो बताइए यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय AIU, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्लियर? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
कि हु इवॉल्व्ड द डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, की गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब आप वर्गीकरण के सिद्धांतों की बात करोगे तो उनमें दो भागों में डिवाइड करोगे, जिनमें से एक भाग होता है डायनेमिक थ्योरी, गतिशील वर्गीकरण। तो यह बताना है कि गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया। ऑप्शन ए ह्यूम और उसके सहयोगियों ने, ह्यूम एंड हिज एसोसिएट्स। ऑप्शन बी रिचर्डसन एंड हिज एसोसिएट्स। ऑप्शन सी रंगनाथन एंड हिज एसोसिएट्स, या ऑप्शन डी ब्राउन एंड हिज एसोसिएट। तो याद रखना, हु इवॉल्व्ड द डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया था दोस्तों। तो रंगनाथन जी ने विकसित किया था डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। रंगनाथन एंड हिज एसोसिएट्स, रंगनाथन जी और उनके सहयोगियों ने, सहयोगियों में जैसे नील मैगन आ जाते हैं दोस्तों। क्लियर, ये नील मैगन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि इधर तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम है, इधर क्या है, उनके बनाने वाले का नाम है कि किसने बनाई थी। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले आंसर देने का बात करें तो देखो, जो पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोंटाइन है, उन्होंने क्या दी थी दोस्तों, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी यूडीसी। तो डी का क्या हो गया 2, डी का क्या हो गया 2। अब देखिए आगे, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ए का क्या हो गया 3 यानी सी ए कटर। एच ब्लिस क्या होता है और जेडी ब्राउन, दोनों का अलग अलग है। तो दोस्तों एच ब्लिस भी पता है आपको, जेडी ब्राउन भी पता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए का करेंगे आप 3 और डी का करेंगे 2। ए का 3, डी का 2। ए का 3 दोस्तों, ए का 3 केवल सी केवल है दोस्तों आपके डी ऑप्शन में, केवल डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफी एग्जाम में आ गया था, हमने पढ़ा था। कैनन ऑफ एग्जीक्यूटिवनेस इज वन ऑफ द कैनन्स ऑफ, की कैनन ऑफ एक्सहेसिस्टिवनेस इज वन ऑफ द कैनन्स ऑफ, कि निःशंसता का उपसूत्र किस प्रकार का या एक प्रकार का उपसूत्र है। तो बताइए, ऑप्शन ए एरे का, ऑप्शन बी चेन का, ऑप्शन सी फिलेटरी सीक्वेंस का, या ऑप्शन डी करेक्टरिस्टिक्स का, यानी पंक्ति का, श्रृंखला का, वंशानुक्रम का, या विशेषताओं का। निःशंसता का उपसूत्र किस प्रकार का उपसूत्र है। तो ये तो दोस्तों हमने पढ़ा भी था, किस प्रकार का है, पंक्ति का। किसका, पंक्ति का, एरे का। क्लियर, तो याद रखना ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों। इन सीसी द मेन क्लास सी फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, कि सीसी में मुख्य वर्ग जो सी है, सी मेन क्लास दोस्तों फिजिक्स की है, को आगे निम्न में विभाजित किया गया है। कि इसको आगे किस में फर्दर डिवाइडेड किया गया है, इनटू। ऑप्शन ए होस्ट क्लास, ऑप्शन बी कंपाउंड क्लास, ऑप्शन सी जेनरिक क्लास, और ऑप्शन डी कैनोनिकल क्लास। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर बताइए, होस्ट क्लास, कंपाउंड क्लास, जेनरिक क्लास, या कैनोनिकल क्लास। तो क्या याद रखना है, इन सीसी द मेन क्लास सी फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैनोनिकल क्लास, कैनोनिकल क्लास। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि इन कैटालॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, की सूचीकरण में द स्क्वायर ब्रैकेट कोष्टकार यूजफुल, की ये जो ब्रैकेट होता है इसका प्रयोग, ये जो ब्रैकेट होता है दोस्तों इसका प्रयोग कैटालॉगिंग में कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा भी था बार बार और आ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए क्या है, टू इनक्लोज इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड, कि बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए। ऑप्शन बी टू इनक्लोज द डिटेल्स ऑफ द प्रिंटर या मैन्युफैक्चर, मुद्रक उत्पादक के विवरण को अनुलग्न करने के लिए। ऑप्शन सी टू इनक्लोज सीरीज स्टेटमेंट, यानी ग्रंथमाला कथन को अनुलग्न करने के लिए। और ऑप्शन डी टू इनक्लोज द स्टेटमेंट ऑफ अकम्पाइनिंग मटेरियल, संबंध सामग्री के कथन को अनुलग्न करने के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा कि इन कैटालॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा आपका ए की बाहर से ली गई सूचना को लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी टू इनक्लोज इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Who was the chairman of UGC Committee on National Network System for Universities Libraries? कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति का अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कहता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी। कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी पी.एन. कोला और ऑप्शन डी आर.सी. मेहरोत्रा। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो याद रखना कौन थे, ऑप्शन नंबर बी यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल। इनको नाम बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। क्लियर दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। ब्राउनी निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। तो बताइए ऑप्शन ए नीना ई ब्राउन, ऑप्शन बी वीना ई ब्राउन, या ऑप्शन सी एच ई ब्राउन, या ऑप्शन डी एफ ई ब्राउन। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु वाज द फादर ऑफ ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। की ब्राउन निर्गम प्रणाली है उसके जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों ब्राउन से याद रखना, सभी में ब्राउन दिया है तो क्या है, आप ब्राउन देख के अब बता नहीं सकते क्योंकि सभी ऑप्शन में देखो पीछे क्या दिया गया है, ब्राउन 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 ब्राउन। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि ब्राउन निर्गम प्रणाली के जो जन्मदाता है वो कौन है दोस्तों, नीना ई ब्राउन। कौन है, नीना ई ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो कि बोस्टन लाइब्रेरी थी, उस बोस्टन लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी नीना ई ब्राउन। ब्राउन निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन है, नीना ई ब्राउन। अब बात रहती है दोस्तों एक प्रणाली और आती है ब्राउन निर्गम के साथ में, न्यूयॉर्क प्रणाली। कौन सी, न्यूयॉर्क प्रणाली। तो आपको बताना है कि न्यूयॉर्क प्रणाली कहा जाता कि हु वाज द फादर ऑफ न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। तो उसका राइट आंसर क्या करते, तो ऑप्शन में दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि राइट आंसर उसका क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कि जोटेरो इज ए। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना ये क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लाइब्रेरियन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो जोटेरो इज ए, जोटेरो क्या है। ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑप्शन डी बिबिलियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रंथ सूची परक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली। तो बताइए जोटेरो क्या है। तो जोटेरो दोस्तों क्या है बताना है आपको, तो याद ही रख लेना कि जोटेरो क्या है दोस्तों, जोटेरो है बिबिलियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जोटेरो क्या है, बिबिलियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए ध्यान से कि मेंडेले इज डेवलप्ड बाय। कि जो मेंडेले है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी। ऑप्शन ए है प्रोक्विस्ट, ऑप्शन बी है सोनी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है लेबटिवा, या ऑप्शन बी है एल्जेवियर। तो बताइए मेंडेले इज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए प्रोक्विस्ट, ऑप्शन बी सोनी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी लेबटिवा और ऑप्शन डी एल्जेवियर। तो दोस्तों ध्यान रखना मेंडेले का विकास है ना वो किया गया था एल्जेवियर के द्वारा। तो हालांकि जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो ध्यान रखना या तो उसका राइट आंसर एल्जेवियर होता है या दोस्तों प्रोक्विस्ट होता है। क्या होता है, प्रोक्विस्ट है। लेकिन मेंडेले के डेवलपर की बात आ जाए तो याद रखना एल्जेवियर। क्या है, एल्जेवियर। क्लियर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों
उरकुंड ऑफर्स की जो उरकुंड है वो क्या प्रदान करवाता है दोस्तों? उरकुंड 1 2 ये सभी आपने पढ़े होंगे। तो ऑप्शन ए है लाइब्रेरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन बी है डिटेक्ट एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म, ऑप्शन सी है हेल्प्स इन ऑनलाइन कैटलॉगिंग और ऑप्शन डी है सपोर्ट इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी पुस्तकालय स्वचालन में समर्थ। तो बताइए उरकुंड क्या ऑफर करता है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन बी डिटेक्ट एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म, ऑप्शन सी हेल्प्स इन ऑनलाइन कैटलॉगिंग या ऑप्शन डी सपोर्ट इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो बताइए दोस्तों उरकुंड ऑफर्स, तो याद रखना उरकुंड ऑफर्स डिटेक्ट एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है दोस्तों साहित्यिक चोरी का पता लगाना या उसे रोकना। साहित्यिक चोरी होती है दोस्तों जैसे किसी ऑथर ने कोई बुक पब्लिश की, उस बुक की कोई दूसरा ऑथर कॉपी करके बुक पब्लिश कर देता है, तो दोस्तों वो साहित्यिक चोरी होगी, प्लेगरिज्म होगी। या क्या रहते हैं रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं, आपकी सिनॉप्सिस थीसिस बनाई जाती है, जो रिसर्च करते हैं पीएचडी करते हैं स्टूडेंट, तो वो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से आपकी सिनॉप्सिस वगैरह जो भी थीसिस रहती है उनकी दोस्तों टेस्टिंग की जाती है, उनको देखा जाता है कि आपने कहीं से कहाँ से कॉपी किया है। तो जो सॉफ्टवेयर ये बताते हैं कि हाँ ये साहित्यिक चोरी है, कितना कॉपी किया है, कहाँ से किया है, उनको बोलते हैं दोस्तों प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना है, आपके लिए क्या क्वेश्चन है, किन्हीं 2 या 3 प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के आप नाम याद कर लेना दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं या इनमें से कौन सा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है देखिए ध्यान से कि रिप, ये देखो रिप आ गया दोस्तों, रिप है ये कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस इन इंडिया इज, की भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है, क्या है भारत में? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए विद्यानिधि, ऑप्शन बी शोध गंगा, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री या ऑप्शन डी इंडियन नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी। की रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस इन इंडिया इज, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है। ऑप्शन ए विद्यानिधि, ऑप्शन बी शोध गंगा, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी। तो याद क्या रखोगे कि भारत में जो रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है वो क्या है दोस्तों? हमने पहले भी पढ़ा था, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री। क्या है? शोध गंगोत्री। आगे याद रखना रिप यानी रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस। क्लियर दोस्तों? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि द पर्सन, क्वेश्चन क्या है कि द पर्सन हु प्रिपेयर्स डिक्शनरी इज नाउन एज, की वह व्यक्ति या जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए बायोग्राफर, ऑप्शन बी लेक्सिकोग्राफर, ऑप्शन सी बिबिलियोग्राफर या दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो डिक्शनरी तैयार करता है उस डिक्शनरी तैयार करने वाला व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? वो क्या होता है, ध्यान रखना, डिक्शनरी तैयार करने वाला पर्सन होता है लेक्सिकोग्राफर। अब बात आती है डिक्शनरी, ये डिक्शनरी है दोस्तों, इस डिक्शनरी का क्या सिमिलर वर्ड आपको याद रखना है। डिक्शनरी आ जाए, लेक्सिकॉन आ जाए, वोकेबलरी आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, वोकेबलरी आ जाए, थिसोर्स आ जाए, ठीक है, ये सभी क्या डिक्शनरी के सिमिलर वर्ड है, समानार्थी शब्द हैं दोस्तों। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल क्वेश्चन है ये। क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ग्रे लिटरेचर जनरली रिफर्स टू, कि जो ग्रे लिटरेचर हैं वो क्या संदर्भित करते हैं, कौन से होते हैं ग्रे लिटरेचर? तो ऑप्शन ए है पब्लिश्ड लिटरेचर, ऑप्शन बी अनपब्लिश्ड लिटरेचर, ऑप्शन सी प्राइवेट पब्लिकेशंस या ऑप्शन डी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो बताइए दोस्तों ग्रे लिटरेचर जनरली रिफर्स टू, ग्रे लिटरेचर संदर्भित करती है ऑप्शन ए पब्लिश्ड लिटरेचर, ऑप्शन बी अनपब्लिश्ड लिटरेचर या ऑप्शन सी प्राइवेट पब्लिकेशंस या ऑप्शन डी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो ग्रे लिटरेचर है वो जनरली दोस्तों करते हैं अनपब्लिश्ड लिटरेचर को, अनपब्लिश्ड लिटरेचर यानी अप्रकाशित साहित्य। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ग्रे लिटरेचर, ग्रे लिटरेचर और ग्रे लिटरेचर से रिलेटेड क्या याद रखोगे, अनपब्लिश्ड लिटरेचर यानी अप्रकाशित साहित्य दोस्तों। क्लियर? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन मीन्स, कि जो पैसिव डॉक्यूमेंटेशन है उसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्रेस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन मीन्स ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्रेस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसका? पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का क्या मीन है? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस यानी प्रलेखन सेवा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? पैसिव डॉक्यूमेंटेशन। और पैसिव डॉक्यूमेंट से पूछ ले क्या होता है तो डॉक्यूमेंटेड सर्विस दोस्तों। क्लियर? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? देखिए ध्यान से कि डबलिन कोर मेटा डाटा में कितने तत्व होते हैं? डबलिन कोर मेटा डाटा कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 16। तो बताइए दोस्तों डबलिन कोर मेटा डाटा कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर ए 15। क्लियर दोस्तों? क्या याद रखोगे? 15, 15। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर ओवर इंटरनेट। मैंने कहा था प्रोटोकॉल, आप इंटरनेट प्रोटोकॉल रीड कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो कि आपके सामने है। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा देखिए ध्यान से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर ओवर इंटरनेट, यानी निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण या फाइल स्थानांतरण या फाइल भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। ओपन ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी TCP या IP, ऑप्शन सी FTP या ऑप्शन डी POP। तो याद रखना दोस्तों FTP जो है प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या इसका पूरा नाम, तो इससे याद रख लोगे किसके लिए काम आता है? फाइल ट्रांसफर के लिए कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोट द मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो बुक है उसके लेखक कौन है? हु रोट द या हु राइट द बुक मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ऑप्शन ए एलेटेड, ऑप्शन बी AJ वॉलफोर्ड, ऑप्शन सी JD ब्राउन या ऑप्शन डी AC फोस्केट। तो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी आ जाए दोस्तों अगर आपके सामने कि ये बुक किसने लिखी है, तो बुक्स का याद रखना है आपको JD ब्राउन। क्या याद रखना है? JD ब्राउन। JD ब्राउन का पूरा नाम जेम्स डफ ब्राउन, जेम्स डफ ब्राउन दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29 कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नाउन एज। कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है जिसे कहते हैं। कि सूचना प्रौद्योगिकी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है थिंकिंग सिमुलेशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या ऑप्शन डी थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म, थॉट स्पॉट मैकेनिज्म। तो बताइए ऑप्शन ए थिंकिंग सिमुलेशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या ऑप्शन डी थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म। तो याद रखना वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका प्रयोग मानव विचारों के लिए सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थॉट के लिए किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है AI बोलते हैं जिसको। और AI कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की जनरेशन में AI का यूज है दोस्तों? 5th जनरेशन, जो वर्तमान है 5th जनरेशन। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क इन इंडिया इज नाउन एज। कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनके पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है, इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन बी डेल नेट, ऑप्शन सी कैलिबनेट या ऑप्शन डी अर्नेट। तो बताइए दोस्तों भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क इन इंडिया इज नाउन एज। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर इन्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, गांधीनगर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, यानी एक तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, किसका? स्पाइनस का।
ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया था स्पाइस का फुल फॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम प्रोग्राम वाज प्रमोटेड बाई, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली स्पाइस कार्यक्रम का प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन ए है यूनिडो, ऑप्शन बी है ILO, ऑप्शन सी है यूनेस्को और ऑप्शन डी है IAEA। तो बताइए कि स्पाइस कार्यक्रम किसके द्वारा प्रमोट किया गया था प्रोग्राम? तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका यूनेस्को। क्या होगा? यूनेस्को। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये आप बताओगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके फायदेमंद है दोस्तों, 1 नंबर आपका हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि द टर्म साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय। दोस्तों साइबर स्पेस जो टर्म है, शब्द है, ये किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन 1 है एलन के, ऑप्शन बी है विलियम गिब्सन, ऑप्शन सी है एंडी लिपमैन और ऑप्शन डी है चार्ल्स एफ गोल्डफार्ब। तो बताइए कि साइबर स्पेस जो वर्ड है, टर्म है, उसको किसने कॉइन किया था? ऑप्शन ए एलन के, ऑप्शन बी विलियम गिब्सन, ऑप्शन सी एंडी लिपमैन, ऑप्शन डी चार्ल्स एफ गोल्डफार्ब। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका विलियम गिब्सन, कि विलियम गिब्सन साइबर स्पेस वर्ड या टर्म बाय विलियम गिब्सन दोस्तों। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बहुत बार आ गया है, तो इसको तो आप नाम से ही बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? बुलियन लॉजिक वाज प्रोपाउंडेड बाई, कि बुलियन लॉजिक जो है उसको प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए है B.C. विकेरी, ऑप्शन बी है बुकलैंड, ऑप्शन सी है जॉर्ज बुले और ऑप्शन डी है AC ब्रैडफोर्ड। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा है? बुले। क्या लिखा है? बुले। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जॉर्ज बुले। क्या होगा? जॉर्ज बुले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड, कि वेब 2.0 दोस्तों, वेब 1.0 भी होता है, वेब 2.0 भी होता है, वेब 3.0 भी है अब तो, ठीक है। इनमें से कहा है कि जो वेब 2.0 है उसके अंदर जो टैगिंग होती है उस टैगिंग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है फॉक्सोनॉमी, ऑप्शन सी है सिंडिकेशन या ऑप्शन डी है डायरेक्टरी। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप पूरा अच्छे से रीड कर ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। तो वेब 2.0 में टैगिंग को क्या कहा जाता है? टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड, तो याद रखना क्या कहा जाता है दोस्तों? फॉक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी फॉक्सोनॉमी। क्या कहा जाएगा? फॉक्सोनॉमी। क्लियर। क्लियर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ईयर बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव डिक्लेरेशन टू पैलेस, कि किस वर्ष बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा हुई? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि कौन से वर्ष के अंदर बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा हुई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन डी 2004। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इसका, किस वर्ष बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इंसेंटिव की घोषणा हुई? इन विच ईयर बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इंसेंटिव डिक्लेरेशन टू पैलेस। तो याद क्या रखोगे? 2002। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, यानी 2002। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। एनडीएल इज कोऑर्डिनेटेड बाय, एनडीएल को समन्वित किया, एनडीएल है दोस्तों नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। इसको किसने कोऑर्डिनेटेड किया था, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली या ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। एक तो एनडीएल से, ये आईआईटी खड़गपुर से याद रखना है 2018 को, ठीक है। अब ये है खड़गपुर दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर कोऑर्डिनेटेड बाय आईडीआई, क्या है? आईआईटी खड़गपुर दोस्तों। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है देखिए ध्यान से, कि यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, लाइब्रेरी कंसोर्टियम आपके दोस्तों यूनिट ए में टॉपिक दिया गया है सीधा सीधा, कि यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड बाय, कि यूजीसी डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो
तो क्या याद रखोगे कि जो यूजीसी डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम है उसका शुभारंभ किया था दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन ई बुक विच डज नॉट हैज एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इट्स कंटेंट्स इज, कि निम्न में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कि कौन सी ई बुक है जिसकी विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें कोई नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक इंक ई पुस्तक, ऑप्शन बी डिजिटल बुक, ऑप्शन सी वेब बुक, या ऑप्शन डी पाम बुक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? एन ई बुक विच डज नॉट हैज एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इट कंटेंट्स इज, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक इंक ई बुक, ऑप्शन बी डिजिटल बुक, ऑप्शन सी वेब बुक, या ऑप्शन डी पाम बुक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसका? एन ई बुक विच डज नॉट हैज एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इट कंटेंट्स इज। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा डिजिटल बुक। क्या होगा? डिजिटल बुक दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 39, इसको भी दोस्तों आप स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ओंटोलॉजी इज ए, ओंटोलॉजी जो है उसका क्या अर्थ है, क्या मीन है, ओंटोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी कैटालॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, की इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण, या ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज यानी प्रलेखन सेवा, या ऑप्शन डी इंडेक्सिंग मेथड अनुक्रमणीकरण पद्धति। तो बताइए ओंटोलॉजी मीन्स क्या होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा इसका? ओंटोलॉजी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 39। तो ओंटोलॉजी का क्या अर्थ है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण क्या बोलते हैं? ओंटोलॉजी। याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए क्विक एंड रेडी इंसाइट इज नाउन एज, कि एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? कि एक क्विक एंड रेडी इंसाइट इज नाउन एज, एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्ज्ञान, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन यानी दोस्तों अवलोकन, ऑप्शन सी इनोवेशन यानी नवोन्वेष या नया, और ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटेशन। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि एक त्वरित यानी तुरंत और तैयार अंतर्दृष्टि जो भी होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान, ऑप्शन ए। क्लियर? यानी इंट्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following is a term used for working assumption of a solution, assumption of a solution to a problem, कि निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रिसर्च, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी थीसिस। कि दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, शोध तभी करते हैं किसी, जब हमें क्या पता हो, कोई समस्या की पहचान हो, फिर समस्या की पहचान का समस्या का समाधान करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं ना शब्द का, उस प्रयोग को क्या बोला जाता है दोस्तों? उस प्रयोग को बोला जाता है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। अब जब आपने ये सोचा ही नहीं, आपका एग्जाम है 18 जुलाई को, अब आपने पहले परिकल्पना ही नहीं की, हाइपोथेसिस ही नहीं की कि मेरी समस्या कब दूर होगी? जब मैं पूरा रीड कर लूँगा, सारा मैटर कर लूँगा, सिलेबस पढ़ लूँगा, सभी क्वेश्चन कवर कर लूँगा। अगर ये परिकल्पना ही आप पहले नहीं करोगे, धारणा ही अपनी पहले नहीं बनाओगे, हाइपोथेसिस ही पहले नहीं करोगे, तो दोस्तों कैसे पॉसिबल है? तो जो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च तभी होता है जब दोस्तों आप हाइपोथेसिस परिकल्पना करते हैं कि हाँ मैं ये प्रयोग या करूँगा। तो राइट आंसर दोस्तों याद रखना, हाइपोथेसिस और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हाइपोथेसिस से रिलेटेड आता ही आता है। तो जहाँ कल्पना परिकल्पना समस्या का समाधान करने की बात आ जाए वहाँ राइट आंसर करना है आपको हाइपोथेसिस दोस्तों। क्या बोलते हैं? परिकल्पना या अभिकल्पना भी बोलते हैं इसको। क्लियर? अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। डेल्फी टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय, कि डेल्फिनिक तकनीक है जो उस पर पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी? डेल्फी टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय, ऑप्शन ए टी.एस. विल्किंसन, ऑप्शन बी जी.ई. गोरमैन, ऑप्शन सी ओ हेलमन, या ऑप्शन बी पी.वी. यंग।
तो बताइए डेल्फी टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय ऑप्शन ए टी.एस. विल्किंसन, ऑप्शन बी जी.ई. गोरमैन, ऑप्शन सी ओ हेल्मर या ऑप्शन डी पी.वी. यंग। तो याद रखना डेल्फी टेक्निक है जो दोस्तों, उस टेक्निक को पहली बार या डिस्कस्ड की बात करें तो याद रखना ओ हेल्मर। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। डेल्फी टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय ओ हेल्मर दोस्तों, ओ हेल्मर। क्लियर, क्या करोगे, ओ हेल्मर। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम गिवन बाय रंगनाथन टू बिबिलियोमेट्रिक्स, कि रंगनाथन ने बिबिलियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था, कि रंगनाथन जी ने जो बिबिलियोमेट्रिक्स है उसको क्या नाम दिया था, जिससे बिबिलियोमेट्रिक्स को बोलते हैं दोस्तों ग्रंथमिति। क्या बोलते हैं, ग्रंथमिति बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रंथमिति को रंगनाथन जी ने क्या नाम दिया था, बिबिलियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया। ऑप्शन ए लिब्रामेट्रिक्स, ऑप्शन बी लिब्रासीन या लिब्राचीन, ऑप्शन सी साइंटोमेट्रिक्स या ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्रिक्स। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है कि रंगनाथन जी ने जो बिबिलियोमेट्रिक्स है उसको क्या नाम दिया था। रिपीटेड भी क्वेश्चन है, तो रंगनाथन जी ने तो नाम बिबिलियोमेट्रिक्स का कर देना आप लिब्रामेट्रिक्स। क्या कर दोगे, लिब्रामेट्रिक्स। तो रंगनाथन जी ने क्या नाम दिया, लिब्रामेट्रिक्स नाम दिया था दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, सिचुएशन एनालिसिस हेल्प्स इन, कि जो उद्धरण विश्लेषण है वो क्या सहायता करता है। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर डॉक्यूमेंट्स, यानी मुख्य प्रलेखों की पहचान में, ऑप्शन बी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगिंग या ऑप्शन डी सिलेक्टिव कैटालॉगिंग, यानी चयनात्मक सूचीकरण में। तो सिचुएशन एनालिसिस हेल्प्स इन, बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा। तो सिचुएशन एनालिसिस जो हेल्प करता है दोस्तों वो करता है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर डॉक्यूमेंट्स। क्या होगा राइट आंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर डॉक्यूमेंट्स, जो हमने OP.CIT दोस्तों पहला क्वेश्चन ही किया था, लिपसिट किया था, ये सभी सिचुएशन स्टाइल थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों राइट क्या हो गया बताना है, कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2019 विल बी हेल्ड इन या 2019 विल बी हेल्ड इन, कि इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी। तो दोस्तों ये आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको क्या बताना है। जैसे यहाँ 2019 है तो 2020 का बताइए, फिर 2021 का भी बताना है, क्योंकि दोस्तों अब हमारा करंट में एग्जाम हो रहा है तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपके दोस्तों अभी मैं आज की क्लास का ये जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना कि क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। जितने एसोसिएशन और जितने ऑर्गेनाइजेशन है हमारे सिलेबस में, उन सभी की वेबसाइट पर विजिट करना है दोस्तों, और देखना है कि प्रेजेंट में कौन उसका चेयरमैन है, कि प्रेजेंट में कौन उसका चेयरमैन है, कौन उसका प्रेजिडेंट है और कौन सेक्रेटरी है करंट का दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आ जाएगा तो आप पिछले कुछ पढ़ा होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको वेबसाइट विजिट करनी है, क्योंकि वहाँ ऑथेंटिक सोर्सेज मिलेंगे आपको। थोड़ी मेहनत कर लेना, एक नोट आप नोट कर सकते हो दोस्तों। क्लियर, एक कार्य तो ये करना है। दूसरा कार्य क्या करना है, जो मार्क आपके टॉपिक का मार्क, ठीक है, मशीनरी टेबल कैटालॉगिंग, इसके जितने भी टैग्स हैं कि किस टैग में क्या सूचनाएं क्या होती है, तो उस टैग को याद करना है कि जैसे 040 में, 050 में, 210 में, इन सभी को रीड कर देना, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग के जो कैनन्स है और जो प्रिंसिपल्स है उनको रीड कर लेना। एक बात और कि इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधियां हैं, उनको भी रीड कर सकते हो। कंप्यूटर बेसिक से तो कंप्यूटर बेसिक है ही दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जनरेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सभी स्टोरेज, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो नया कुछ जुड़ा हुआ है जैसे ब्लूटूथ हुआ, GPS हुआ, इनके बारे में थोड़ा रीड कर लेना दोस्तों। क्लियर। अब क्या है क्वेश्चन 45 की इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी। तो किस शहर में हुई थी दोस्तों, हो गई वो तो एथेंस में हुई थी। कहाँ हुई थी, एथेंस। कहाँ हुई थी, एथेंस। कहाँ हुई थी, एथेंस में हुई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 है टॉक्स लाइन इज ए या एन, कि टॉक्स लाइन एक है। ऑप्शन ए है संदर्भ डेटाबेस, ऑप्शन ए है संदर्भ डेटाबेस, ऑप्शन बी है रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी है बिबिलियोग्राफिक डाटाबेस या ऑप्शन डी है बिबिलियोग्राफिक सर्विस। ऑप्शन ए रेफरेंस डाटाबेस यानी संदर्भ डेटाबेस, ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा, और ऑप्शन सी बिबिलियोग्राफिक डाटाबेस यानी ग्रंथ सूची डाटाबेस,
और ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक सर्विस यानी ग्रंथ सूची सेवा। तो टॉक्स लाइन क्या है? टॉक्स लाइन है दोस्तों आपका ग्रंथ सूची डाटाबेस यानी बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, याद रख लेना आप टॉक्स लाइन, टॉक्स लाइन। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कि द बुक इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन 1990 बाय, कि 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया था? किया था। ऑप्शन ए फेसेट पब्लिकेशन, ऑप्शन बी ईएसएस पब्लिकेशन या एस पब्लिकेशन, ऑप्शन सी एशिया पब्लिशिंग हाउस, या ऑप्शन डी है दोस्तों एबीसी पब्लिशिंग हाउस। तो एबीसी जो पब्लिशिंग हाउस है, इस एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने क्या किया था दोस्तों? एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 में प्रकाशित किया था। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट कर देना, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 48 कि अकॉर्डिंग टू रंगनाथन लेटेंट फेसेट इज ए, कि रंगनाथन जी के अनुसार लेटेंट फेसेट होता है, पक्ष होता है लेटेंट, वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है फेसेट एडेड एट एंड, कि अंत में जोड़ा गया पक्ष। ऑप्शन बी हिडन फेसेट यानी छिपा हुआ पक्ष, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट फेसेट यानी महत्वपूर्ण पक्ष, और ऑप्शन डी करंट ऑफ ऑल फेसेट की सभी में अतन पक्ष। करंट यानी दोस्तों लेटेस्ट, सभी लेटेस्ट ऑल फेसेट। तो याद रखना जो लेटेंट फेसेट है दोस्तों वो याद रखना है आपको छिपा हुआ पक्ष, यानी छिपा हुआ पक्ष का क्या मतलब होता है? हिडन फेसेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्लानर ऑफ इन्फ्लिबनेट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2003 कि 2003 कि फर्स्ट प्लानर ऑफ इन्फ्लिबनेट। तो आपको पता है कि प्लानर एक क्या है? कॉन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस है, किसका है? इन्फ्लिबनेट का है, जो कि 2003 में पहली बार आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आइजोल। कि फर्स्ट प्लानर ऑफ इन्फ्लिबनेट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2003 कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखोगे दोस्तों ये आयोजित हो गया था शिलोंग में, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जहाँ हुआ था। ऑप्शन ए। तो अब इसके अलावा देखो एक तो आता है दोस्तों आपका प्लानर, ठीक है, एक होता है कैलिबर, हालांकि क्वेश्चन इनसे रिपीट होते हैं, एक होता है नेकलिन। ये तीन कॉन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस है जो आयोजित होते हैं, नेटवर्कों द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, कोई डेलनेट द्वारा, कोई इन्फ्लिबनेट द्वारा। तो इनका याद रखना है कि अब 2020, 2021, 2020, 2021, नेकलिन 2020, 2021 ये सब कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। प्लानर, कैलिबर और नेकलिन, इन तीनों का याद करना है दोस्तों, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द लास्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखो क्या है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था? कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसका लास्ट डायरेक्टर कौन था? ऑप्शन ए है के बनर्जी, ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी ए चक्रवर्ती और ऑप्शन डी आर रामचंद्रन। तो दोस्तों याद क्या रखोगे कि लास्ट डायरेक्टर जो बात आ जाए तो याद रखना है स्वपन चक्रवर्ती। क्या याद रखोगे? स्वपन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी। ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी फ्रेश माइंड रखना है, ना कोई टेंशन लेनी है, जितना पढ़ लिया उतना अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अच्छे से, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को जरूर रीड करना दोस्तों। रीजनल लैंग्वेज में आपको जितना अंडरस्टैंड नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, जितना इंग्लिश में समझ में आएगा तो रीड एक बार इंग्लिश में ज़रूर करना। खूब टाइम होगा इंग्लिश में, आप जब पढ़ लोगे फिर ऑप्शन देखोगे तो आप दोस्तों उसका राइट आंसर आपको आता भी नहीं है, अगर देने का प्रयास करोगे तो वो भी सही जाएगा दोस्तों आपका, अगर इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे? सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में देख लेना कि जो सिमिलर ही नहीं है क्वेश्चन से उसको तो पहले ही क्लोज कर देंगे। फिर आपको अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से, यूनिट सिलेबस किया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं हाँ ये इस यूनिट का इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आपको माइंड में वो टॉपिक पे चले जाना है सीधा ही। क्लियर दोस्तों? और आपके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या है दोस्तों जो क्लासेस देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए कि जो भी आपका 18 जुलाई को एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम का क्या करना है आपको, जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हो आप साफ साफ क्लियर दोस्तों आपको उसकी PDF फाइल बनाकर
PDF फाइल बनाकर दोस्तों मुझे पर्सनली सेंड करना, ताकि मैं आपके लिए दोस्तों आंसर की रिलीज़ कर पाऊँ, कि आपको एक टेंटेटिव पता लग जाए कि हाँ इतने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की ही फाइनल आंसर की होती है, लेकिन फिर भी आप अलग अलग क्या है रहता ही है मन में कि कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, PDF फाइल बनानी है एग्ज़ाम पेपर की, वो एग्ज़ाम पेपर आपको मेरे को सेंड करना है दोस्तों। पर्सनली भी सेंड कर सकते हो, पर्सनली आप देख सकते हो कि अबाउट में जाकर यूट्यूब चैनल के लिंक भी दी गई है। इसके अलावा आपके पास अगर पर्सनल नंबर है तो वहीं से भी सेंड कर सकते हो, अगर नहीं है तो नोट कीजिए दोस्तों 7568205684। क्लियर दोस्तों, ये याद रखना। यहाँ केवल व्हाट्सएप करना है दोस्तों, कॉल मत करना। व्हाट्सएप पे आपको पेपर आपको भेज देना है दोस्तों, ये आपके लिए कार्य है। ईमानदारी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को शेयर कर देना, और आपको एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी अच्छी है, यही आपको सोचना है कि पॉजिटिव रहना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिएगा।